अच्छा, एक मजेदार सवाल सोचिए। अगर आपको कोई एक सुपर पावर मिले कि आप कोई भी एक मशीन बना सकते हैं, तो आप क्या बनाएंगे? मजेदार ख्याल है। शायद एक उड़ने वाली कार। या फिर एक ऐसा रोबोट जो सारा होमवर्क कर दे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सोचिए, अगर कोई सच में ऐसी ही कमाल की चीजें बना रहा हो तो। मतलब कोई कहानी नहीं, असलियत में। हाँ, एक ऐसा इंसान जो हम सबको, मतलब पृथ्वी से मंगल ग्रह पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं एलॉन मस्क के बारे में। हाँ, और आज हमारा मिशन भी यही है। हम सिर्फ उनकी सफलता की कहानी नहीं देखेंगे, हम उनकी सोच के तरीके को, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। वो क्या चीज है जो उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को जड़ से बदलने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर से। एक शांत बच्चा जिसे दोस्तों के साथ खेलने से ज्यादा किताबें पढ़ने में मजा आता था। हाँ, और किताबें पढ़ना शायद सही शब्द भी नहीं है। वो किताबों को पी जाते थे। उन्होंने सिर्फ कुछ किताबें नहीं, बल्कि घर और स्कूल की लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ डाली थी। उनकी माँ मे मस्क बताती हैं कि वो सवालों का एक चलता फिरता समंदर था। वो हर चीज की वजह जानना चाहता था। ये सिर्फ एक बच्चे की जिज्ञासा नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे वो अपने दिमाग में दुनिया का एक पूरा डेटाबेस तैयार कर रहे थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ पढ़ना नहीं था, ये एक तरह का डेटा इंटेक था। और इसी डेटा ने बाद में उनके लिए वो किया जो कोई और नहीं कर सका। और फिर 10 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला कंप्यूटर मिला। और जो उन्होंने किया वो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। हाँ, उन्होंने सिर्फ किताबों से, बिना किसी टीचर के 6 महीने का प्रोग्रामिंग कोर्स सिर्फ 3 दिन में पूरा कर लिया। 3 दिन में? जी। और 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया, ब्लास्टर। ओके। और उसे एक मैगजीन को $500 में बेच भी दिया। अच्छा। तो यहीं पर उनकी जिंदगी का पैटर्न पहली बार दिखता है। पहले गहरा ज्ञान हासिल करो और फिर उसे हकीकत में बदल दो। बिल्कुल, सिर्फ सीखना नहीं, सीखकर कुछ बनाना है। फिर 17 की उम्र में वो दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कनाडा गए और फिर अमेरिका। वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों में डिग्री ली। ये थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। अजीब है, पर शायद यही उनकी सीक्रेट रेसिपी है। देखिए, फिजिक्स ने उन्हें दुनिया के बुनियादी नियम सिखाए, पदार्थ, ऊर्जा, ये सब कैसे काम करते हैं। ठीक है। और इकोनॉमिक्स ने उन्हें इंसानों के बनाए सिस्टम को समझना सिखाया, पैसा, बाजार, कंपनियां। मतलब एक तरफ प्रकृति के नियम और दूसरी तरफ इंसानों के। एकदम सही। और वो इन दोनों को हमेशा एक साथ इस्तेमाल करते हैं। तो अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि इंटरनेट की दुनिया में क्रांति हो रही है और उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी शुरू की, Zip2। हाँ, जिसका आइडिया था अखबारों को ऑनलाइन लाना, आज के गूगल मैप्स जैसा कुछ। लेकिन शुरुआत बहुत मुश्किल थी। बहुत मुश्किल। वो और उनके भाई, उनके पास घर का किराया देने के पैसे तक नहीं थे, तो वो ऑफिस में ही एक सोफे पर सोते थे। हाँ, ये जुनून था। और आखिरकार ये जुनून काम आया। उन्होंने Zip2 को लगभग $300 मिलियन में बेच दिया। उस पैसे से उन्होंने एक और बड़ी बाजी खेली, X.com। एक ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन बैंकिंग की दुनिया को बदलना चाहती थी। और यही कंपनी आगे चलकर बनी पेपैल। बिल्कुल, जिसने दुनिया को ऑनलाइन पैसा भेजना सिखाया। और फिर 2002 में eBay ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीदा। और मस्क के हिस्से में आए लगभग 180 मिलियन। सही कहा। अब यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। 21 साल की उम्र और आपके पास इतना पैसा। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? रिटायर हो जाएंगे। हाँ, या शायद कोई आइलैंड खरीद लेंगे। पर उन्होंने कुछ और ही किया। उन्होंने अपना सारा पैसा 3 सपनों में लगा दिया। हाँ, और ये ऐसे सपने थे जिन्हें उस वक्त दुनिया पागलपन कह रही थी। $100 मिलियन स्पेसएक्स में, $70 मिलियन टेस्ला में और $10 मिलियन एक सोलर कंपनी में। हालत ये थी कि उन्हें घर का किराया देने के लिए भी दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़ रहे थे। एक मिनट, ये तो किसी भी बिजनेस एडवाइस के खिलाफ है। आप अपना सारा पैसा सिर्फ 2-3 हाई रिस्क वेंचर में नहीं लगाते। बिल्कुल, ये एक सोचा समझा जुआ था जो उनके मिशन पर आधारित था। और ये मिशन उन्हें लगभग ले ही डूबा। साल 2008 वो साल उनके लिए एक तूफान जैसा था। एक तरफ दुनिया में आर्थिक मंदी, दूसरी तरफ टेस्ला दिवालिया होने की कगार पर थी। और स्पेसएक्स, उसके पहले 3 रॉकेट लॉन्च हवा में ही फट चुके थे। हाँ, आज ये कहानी सुनना आसान है, पर उस दबाव को महसूस करना कि आपका हर सपना एक साथ बिखर रहा है।
उन्हें सलाह दी गई कि वो दोनों में से किसी एक कंपनी को ही बचाएं। और उनके पास सिर्फ एक आखिरी लॉन्च के पैसे बचे थे। सिर्फ एक। अगर चौथा रॉकेट भी फेल हो जाता तो सब खत्म था। हाँ, और सितंबर 2008 में स्पेसएक्स ने अपना चौथा रॉकेट फैल्कन 1 लॉन्च किया और इस बार वो कामयाब रहा। हाँ, वो इतिहास में पहली प्राइवेट कंपनी थी जिसने ऑर्बिट तक एक रॉकेट पहुंचाया था। और उस एक सफलता ने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। कुछ ही हफ्तों बाद नासा ने उन्हें 1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। और क्रिसमस से ठीक पहले टेस्ला को भी फंडिंग मिल गई। उन्होंने दोनों कंपनियों को बचा लिया। ये किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा है। सही बात है। तो अब आते हैं हमारे श्रोता के मूल सवाल पर। इन सब के पीछे की सोच क्या है? हाँ, और इसे समझने के लिए हमें उनके फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग को समझना होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। देखिए, ज्यादातर लोग एनालॉजी से सोचते हैं। मतलब हम देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं और उसमें थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। जैसे किसी ने घोड़ा गाड़ी बनाई तो हम उसमें एक और घोड़ा लगाकर उसे थोड़ा तेज बना देंगे। ठीक है, मौजूदा चीज को बेहतर बनाना। बिल्कुल। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल्स कहता है घोड़ा गाड़ी को भूल जाओ, समस्या को उसके सबसे बुनियादी टुकड़ों में तोड़ो, सवाल पूछो, हमें असल में करना क्या है। हमें एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जाना है। जाते हैं। एकदम सही। आप कुछ नया बनाते हैं। तो उन्होंने स्पेसएक्स में इसका इस्तेमाल कैसे किया? उन्होंने ये नहीं माना कि रॉकेट महंगे होते हैं। उन्होंने पूछा रॉकेट बनते किस चीज से हैं? एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर, कार्बन फाइबर। फिर उन्होंने इन सभी चीजों की बाजार में कीमत पता की और उन्हें जो पता चला वो हैरान करने वाला था। क्या? रॉकेट बनाने के सामान की कुल कीमत रॉकेट की असल कीमत का सिर्फ 2% थी। सिर्फ 2%? हाँ, बाकी 98% पैसा पुरानी प्रक्रियाओं और एक बार इस्तेमाल वाली सोच में जा रहा था। तो स्पेसएक्स के जरिए वो मानवता के लिए एक बाहरी बैकअप प्लान पर काम कर रहे थे। लेकिन साथ ही वो धरती पर मौजूद एक बहुत बड़े खतरे से भी निपट रहे थे। सही पकड़ा, जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता। और यही से टेस्ला की कहानी शुरू होती है। उस समय इलेक्ट्रिक कारें कैसी होती थी? धीमी, बोरिंग, गोल्फ कार्ट जैसी। बिल्कुल, लोग उनका मजाक उड़ाते थे। मस्क का विजन था एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाना जो किसी भी पेट्रोल स्पोर्ट्स कार से तेज हो, सुंदर हो, जिसे चलाने की इच्छा हो। हाँ। लेकिन क्या ये सच में एक मास्टर प्लान था? कई लोग कहते हैं कि टेस्ला सिर्फ भाग्यशाली रही। ये एक जायज सवाल है, पर उनका मास्टर प्लान शुरू से साफ था। 3 चरण थे। पहले एक महंगी स्पोर्ट्स कार बनाओ, रोडस्टर। ठीक है। उसके मुनाफे से एक सस्ती लग्जरी कार बनाओ, मॉडल एस। और फिर उसके मुनाफे से एक ऐसी कार, मॉडल 3, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद सकें। तो ये एक सोची समझी रणनीति थी। बिल्कुल। और टेस्ला की गाड़ियों को सिर्फ कार नहीं, पहियों पर चलने वाला कंप्यूटर कहा जाता है। हाँ, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अपडेट से समय के साथ बेहतर होती जाती हैं। सही। और ये समझना जरूरी है कि टेस्ला सिर्फ धरती के लिए नहीं है। ये एक तरह से मंगल ग्रह पर एक सभ्यता बसाने की प्रयोगशाला है। अच्छा, वो कैसे? आप एक ऐसे ग्रह पर कैसे रहेंगे जहां पेट्रोल पंप नहीं है? आपको ऊर्जा बनानी होगी, उसे स्टोर करना होगा और उसे कुशलता से इस्तेमाल करना होगा। मतलब टेस्ला की हर बैटरी, हर सोलर पैनल उस बड़े मिशन का एक हिस्सा है। ये सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, ये एक सस्टेनेबल एनर्जी इकोसिस्टम है। चलिए अब स्पेसएक्स की सबसे बड़ी क्रांति पर आते हैं, दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट। हाँ, और इसे समझाने के लिए उन्होंने जो एनालॉजी इस्तेमाल की वो बहुत मजेदार है। कौन सी? उन्होंने कहा, सोचिए आप दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज से गए और मुंबई पहुंचकर आपने उस बोइंग 747 जेट को समुद्र में फेंक दिया। हर यात्रा के बाद? कोई भी हवाई यात्रा नहीं कर पाता। बिल्कुल। स्पेस यात्रा दशकों से इतनी ही महंगी थी। हर बार रॉकेट फेंक दिया जाता था। और उन्होंने इसे कर दिखाया। लेकिन ये कितना मुश्किल था? बेहद मुश्किल। सोचिए, एक 20 मंजिला इमारत जितनी बड़ी चीज को अंतरिक्ष से वापस लाना और उसे अपने ही इंजन की आग पर एक पेंसिल की तरह सीधा खड़ा करना। हाँ, ये फिजिक्स और इंजीनियरिंग की एक ऐसी समस्या थी जिसे दशकों तक नामुमकिन माना जाता था। और इस एक इनोवेशन ने अंतरिक्ष में जाने का खर्च 10 गुना कम कर दिया है। और इसी की वजह से स्टारलिंक जैसा प्रोजेक्ट मुमकिन हुआ। हाँ, जो हजारों सैटेलाइट्स के जरिए दुनिया के कोने कोने में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा रहा है। अब आते हैं उनकी सबसे हैरान करने वाली कंपनी पर, न्यूरालिंक।
न्यूरालिंक जो इंसानी दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने पर काम कर रही है। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। इसका आज क्या फायदा है? इसका शुरुआती लक्ष्य लकवाग्रस्त मरीजों की मदद करना है, ताकि वो सिर्फ सोचकर कंप्यूटर चला सके या अपनी व्हीलचेयर को कंट्रोल कर सके। लेकिन इसका दूरगामी लक्ष्य वो है इंसानी दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के साथ जोड़ना, ताकि भविष्य में हम अप्रासंगिक ना हो जाएं। उनकी मुताबिक ये मानवता के लिए एक जरूरी अपग्रेड है। तो अगर हम इन सभी कंपनियों को एक साथ देखें, टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, तो श्रोता के सवाल का जवाब मिलने लगता है। एक बड़ा लक्ष्य साफ नजर आता है। हाँ, और वो लक्ष्य है इंसानियत के भविष्य को बेहतर और सुरक्षित बनाना। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है इंसान को एक मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बनाना, एक ऐसी प्रजाति जो सिर्फ पृथ्वी पर नहीं बल्कि कई ग्रहों पर रह सके, जिसकी शुरुआत मंगल से होगी। तो ये पृथ्वी की समस्याओं से भागना नहीं है। उनके मुताबिक ये जिम्मेदारी है। वो कहते हैं कि डायनासोर खत्म हो गए क्योंकि उनके पास स्पेस प्रोग्राम नहीं था। इंसान पहली प्रजाति है जिसके पास अपनी चेतना का, अपनी सभ्यता का एक बैकअप बनाने की क्षमता है। तो टेस्ला पृथ्वी को बचा रही है और स्पेसएक्स बैकअप प्लान बना रही है, और न्यूरालिंक ये सुनिश्चित कर रही है कि उस भविष्य में इंसान एआई से पीछे ना रह जाए। उनकी एक बात मुझे बहुत प्रेरणा देती है। जब कोई चीज आपके लिए बहुत जरूरी होती है तो आप उसे करते हैं, भले ही हालात आपके खिलाफ क्यों ना हो। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, टेस्ला ने अपने सारे पेटेंट्स ओपन सोर्स कर दिए हैं। ओपन सोर्स मतलब कोई भी उनकी टेक्नोलॉजी मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है? हाँ। लेकिन क्यों? ये तो बिजनेस के नियमों के खिलाफ है। इसके पीछे सोच ये है कि मिशन बहुत बड़ा है। अगर दुनिया को तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाना है तो यह किसी एक कंपनी से नहीं होगा, पूरी इंडस्ट्री को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। उनका मुकाबला दूसरी कार कंपनियों से नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन से है। बिल्कुल। ये वाकई एक अलग सोच है। तो देखा जाए तो वो हर उस बड़ी समस्या पर काम कर रहे हैं जो इंसानों के भविष्य से जुड़ी है, चाहे वो पृथ्वी पर साफ सुथरी एनर्जी हो या फिर किसी और ग्रह पर हमारा दूसरा घर बनाना हो। इसीलिए लोग उन्हें असली आयरन मैन भी कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए कंपनियां नहीं बनाते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, इंसानियत के भविष्य को बेहतर और सुरक्षित बनाना। एलन मस्क की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? वो कहते हैं, जब कोई चीज आपके लिए बहुत जरूरी होती है तो आप उसे करते हैं, भले ही हालात आपके खिलाफ क्यों ना हो। बिल्कुल, जैसे उन्होंने रॉकेट के 3 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी। इस पूरी कहानी से एक ही बात सीखने को मिलती है, सपने देखो और बड़े सपने देखो, और फिर उन सपनों को सच करने के लिए जी जान से मेहनत करो। मुश्किलें आएंगी, लोग कहेंगे कि ये नामुमकिन है, लेकिन अगर आप लगे रहे तो एक दिन आप भी कुछ कमाल कर सकते हैं। तो आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मन में आ रहा है। हाँ, एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। वो सवाल ये है कि अगर आपको दुनिया की कोई एक बड़ी समस्या को सुलझाने का मौका मिले या किसी एक कमाल की चीज का आविष्कार करने का मौका मिले, तो वो क्या होगी? और उसे पूरा करने के लिए आपका सबसे पहला छोटा सा कदम क्या होगा? सोचिएगा जरूर। महान स्टोरीज किड्स जोन एक्टिविटीज। क्रिएटिव ड्राइंग कलरिंग एक्टिविटी। मेरा मास वाला घर। स्पेसएक्स रॉकेट मेरी डिजाइन। राइटिंग एक्टिविटी। अगर मैं मार्स जाऊं, मैं किसको साथ ले जाऊंगा और क्यों? थिंकिंग इमेजिनेशन टाइम। मार्स पर पानी मिल जाए तो क्या बदल जाएगा? तुम्हें मार्स पर कौन सा इन्वेंशन चाहिए? अगर एलोन मस्क तुमसे सलाह मांगे तो तुम क्या कहोगे? फैमिली डिस्कशन प्रॉम्प्ट। क्या हम सच में मार्स पर रह पाएंगे? कब? अर्थ या मार्स, कहाँ ज्यादा मजा आएगा? शेयरिंग पार्टिसिपेशन। अपनी ड्राइंग आंसर पेरेंट्स, टीचर्स और दोस्तों को जरूर दिखाओ। मिनी क्विज। अगली कहानी में मिलते हैं नई सीख और नई प्रेरणा के साथ।